अब हम कंपैरिजन को स्टडी कर लेते हैं वॉल्यूम एनर्जी की और सरफेस एनर्जी की, जिसके बारे में पूछा जा सकता है या फिर आ सकता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखी है, विच इज़ दिस कांस्टेंट ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। कांस्टेंट ए इज़ 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स यूनिट में होते हैं ये कॉन्स्टेंट्स, और ए एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मैस नंबर है ये। और जो सरफेस एनर्जी है दिस इज़ नेगेटिव ए टू द पावर 2/3। तो ये पावर इसकी 1 है और ये 2/3 है, तो ये इस चीज़ को रिड्यूस कर देती है। तो A2 की वैल्यू 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हम देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन ए वैल्यूज़ के ये कितनी दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉल्यूम एनर्जी में ए इज़ इक्वल्स टू 1 ले लूँ, ठीक है, जो लाइटर न्यूक्लाई होगी, ए इज़ इक्वल्स टू 1 ले लूँ, ए इज़ इक्वल्स टू 2 ले लूँ, या ए इज़ इक्वल्स टू 3 ले लूँ, तो जो वॉल्यूम एनर्जी है और सरफेस एनर्जी है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लाई है ना, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। ई वी वुड बी इक्वल्स टू ए 1 तो 14 है, मल्टीप्लाई 14.1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 14, और अगर ई एस पी 1 ले लिया जाए तो दिस इज़ माइनस A2 इज़ 13 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2/3 इज़ 1, तो ये -13। तो ये देखा जा सकता है कि ये कितने करीब हैं, और यही वजह है 1 जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन का है, जिसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं, जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किस हद तक कम होगी ये हम देख सकते हैं। और उसमें कूलम एनर्जी 0 होती है ना, क्योंकि उसमें तो कोई और प्रोटॉन है नहीं जिसके साथ रिपल्जन हो, तो उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी हम देख सकते हैं कि वो क्या होगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैंने 0.1 नहीं लिया इसमें, तो वो इक्वल होगी। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ द रीज़न बहुत कम होती है। वो जो प्लॉट था उसमें हाइड्रोजन की सबसे कम इसीलिए होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइटर न्यूक्लाई हैं, अगर एक प्रोटॉन है तो वो उसका कोई और पेयर भी नहीं है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की इसमें इंट्रैक्शन बहुत कम होती है, इंटरवेंशन बहुत कम होती है। फिर उसके बाद अगर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं तो ये इनका आपस में पेयर, लेकिन ये फिर सरफेस एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी, और सरफेस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और कंपेरेबल होगा टू द वॉल्यूम एनर्जी का पार्ट। तो ये यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सरफेस एनर्जी और वॉल्यूम एनर्जी का, कि इनकी कितनी करीब करीब तरीन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो वैसे तो हम ये देख सकते हैं ग्रेटर सरफेस एरिया है तो ग्रेटर सरफेस एनर्जी होगी, दैट इज़ ट्रू, और ऐसा है भी। हम ये देख सकते हैं कि जैसे न्यूक्लियन नंबर इंक्रीज़ होंगे सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इसी तरह वॉल्यूम एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ये एक नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर बहुत ज़्यादा है तो मींस बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की ज़्यादा होगी, और सरफेस कंट्रीब्यूशन अगर कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये दोनों ऐड अप होकर हमें बाइंडिंग एनर्जी देती है ना पूरे न्यूक्लियस की। कूलम एनर्जी भी है, लेकिन अभी हम इन दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं। तो कंपैरिजन अब जिस न्यूक्लियाई की वॉल्यूम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सरफेस एनर्जी, हम वही कहेंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है और वो ज़्यादा स्टेबल है। और जैसे हमने हाइड्रोजन एटम का देखा कि दोनों की बहुत करीब थी, और द रीज़न इज़ कि ए बहुत कम था। ए जो बहुत लेसर होंगे उनमें काफ़ी उसका इतना इफेक्ट वॉल्यूम एनर्जी का जो इफेक्ट होगा कंपेरेबल होगा सरफेस एनर्जी के, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। तो लेकिन अगर हम हीलियम न्यूक्लाई की बात करें जिसका एटॉमिक वो मास नंबर जो है वो 4 है, तो इसमें वॉल्यूम एनर्जी जो है वो 14.1 मल्टीप्लाई बाय ए जो कि 4 है, और सरफेस एनर्जी विच इज़ -13 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2/3। अब मैं इनके आंसर देखती हूँ क्या आते हैं। तो हीलियम के लिए हम देख सकते हैं कि ये फिर डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया है, मतलब कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। और अभी इसमें कूलम एनर्जी को नहीं ऐड किया गया, वो भी नेगेटिव होती है और वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब इसको और कम करेगी। लेकिन कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी, दिस वन हैज़ अलॉट मोर एनर्जी। अगर हम इसका देखना चाहें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब तरीन होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम्प्लीटली। तो दिस इज़ अ ग्रेट अमाउंट जो देखा जाए अगर 1 एटॉमिक नंबर से 4 एटॉमिक नंबर के ट्रांजिशन पर, सिर्फ 1 से अगर 4 मूव करें तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी अभी कूलम एनर्जी इसमें नहीं डाली गई फिर भी। तो ये कंपैरिजन की यहाँ पे बात की गई है ई वी और ई एस का, जो कि कंपैरिजन डिटर्मिन करेगा कि कैसा होगा केस। तो जो लाइटर न्यूक्लाई हैं उनमें, जिनमें जैसे मैंने 1 2 3, इनमें जो सरफेस एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी करीब तरीन है वॉल्यूम एनर्जी के। तो और जो हैवियर न्यूक्लाई हैं उनमें कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर हम उतने इतना ज़्यादा अपेरेंट नहीं शो होता है तो अप्रिशिएबल ही, लेकिन
लाइटर न्यूक्लियाई में इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर नज़र आता है क्योंकि डिफरेंस काफ़ी कम होता है इनमें। तो ये हम देख सकते हैं, मैंने एटॉमिक मास नंबर 26 लिया है और इसको लेते हुए मैंने वॉल्यूम एनर्जी निकाली विच इज़ 366.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द सरफेस एनर्जी इज़ -14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो तो अब इनकी डिस्कशन हो चुकी है और बाइजर की जो बुक है उसमें जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स आई थिंक चैप्टर का नेम है, उसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल की थ्योरी पढ़ लेनी है ताकि वो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम अभी कूलम एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो कि लास्ट एनर्जी कंट्रीब्यूशन है बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ अजम्पशंस हम देखेंगे, वो एंड पे देखेंगे, जो कि क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जिसमें ये भी था कि जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप्स होते हैं, तो इन शेप होते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल शेप में लिया है और जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, वो भी ड्रॉप्स की इसी तरह ही होती है जिस तरह से हमने यहाँ पे न्यूक्लियस की ली है। ठीक है, ये सरफेस टेंशन होती है, जो सरफेस पे इफेक्ट आ रहा होता है ना, उसको यहाँ पे अकाउंट किया जो कि बाइंडिंग को कम कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही हमने लिया है केस। तो ये सारी चीज़ें हम उतनी पोस्टुलेट्स या फिर जो अजम्पशंस थी उन्हीं की बेस पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम एनर्जी थी वो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने वाली एनर्जी थी। और फिर हमने सरफेस एनर्जी देखी कि कुछ जो हैं हमने न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं सरफेस पे, तो वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके पास जो स्ट्रॉन्ग फोर्स इंट्रैक्शन होती है वो कम होती है। तो वो हमने कंट्रीब्यूशन उसमें से निकाल दिया सो दैट हम रियल जो न्यूक्लियस में एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी उसे देख सकें। तो अब नेक्स्ट है कूलम एनर्जी के न्यूट्रॉन्स तो नहीं, लेकिन जो प्रोटॉन हैं वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी को कम करते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करने में यूज़ होगी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक न्यूक्लियस में जिनके ए नंबर एटॉमिक मास नंबर है, वो उनमें जो कूलम एनर्जी है वो कितनी होगी। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक ट्रेंड से देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन कितनी होंगी डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स पे, सो दैट हम एक जनरल एटॉमिक नंबर की फॉर्म पे एटॉमिक नंबर लेंगे क्योंकि प्रोटॉन देखना चाह रहे हैं ना हम। तो ये हम देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर z इज़ इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 2 लेते हैं क्योंकि 2 होंगे ही तो इंट्रैक्शन होगी। z इज़ इक्वल्स टू अगर 1 है, नो कूलम इंट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो ये अपने आप पे तो फोर्स नहीं एक्सर्ट कर सकता, इससे तो किसी और प्रोटॉन पे करनी थी, रिपल्जन हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं, न्यूक्लियस में सिर्फ। तो अगर z इज़ इक्वल्स टू 1 है तो जो नो इंट्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। z इज़ इक्वल्स टू 2 है तो हम देख सकते हैं ये एक प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस क्या होंगी 1। ओके, नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन की यहाँ पे बात करें तो इसी तरह z इज़ इक्वल्स टू 3 कर दें, तो z इज़ इक्वल्स टू 3 के केस में 3 प्रोटॉन्स आ गए, तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन होगी 1 2 3, और कोई पॉसिबल इंट्रैक्शन नहीं हो सकती इनके दरमियान, तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस आर 3। फिर z को इंक्रीज़ करके हम 4 करते हैं, तो जब 4 करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, ये प्रोटॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन इज़ 1, ठीक है, 2 3 4, फिर इसके साथ भी होगी 5, इसके साथ भी 6, तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन हमने देखी कि अगर z इज़ इक्वल्स टू 4 है तो 6 हैं। तो इसी तरह z इज़ इक्वल्स टू 5 कर दें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज इंट्रैक्शंस इसकी होती हैं, ये जहन में रखना है। तो ये क्योंकि इवन इट इज़ एट ग्रेटर डिस्टेंस फिर भी इसके साथ होगी, इसकी भी इसके साथ, तो 1 2 3 4 5, फिर इसके साथ 6 7 8 9 और इसके साथ भी 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन जो है वो 10 हो गई हैं। तो अगर हम रिलेट करना चाहें z को नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन को, तो हम देख सकते हैं कि z अगर 5 है तो 5 और इसका क्या ट्रेंड निकाला जाए कि जो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन है वो 10 आए। तो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन को अगर हम लिखें 5 × 5 - 1 विच इज़ 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 करें, ठीक है, तो ये 10 देगा। 5 - 1 इज़ 4, 2 2 ज़ा 4 होगा और 5 × 2 इज़ 10। तो ये हो सकता है। इसी तरह अगर इसका देखते हैं कि इसके लिए ये चीज़ इसी तरह अगर हम लिखें, यहाँ पे z लिखें,
z-1, तो हो सकता है, यानी जो ये 4 वाला था तो इसमें हम करते हैं 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 ज़ा 4 2 और ये 3 और इट इज़ 6। तो इसी तरह उनके लिए भी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। तो ये वाला जो ट्रेंड है ये मतलब नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन मतलब कि अगर कितने पॉसिबल इंट्रैक्शंस होंगी, कितने कितने नेबर्स जो हैं रिपल्जन को फेस करेंगे, तो वही इंट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी क्या होगी, कूलम एनर्जी। तो ये z × z-1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं हम। ठीक हो गया। तो अब हम पोटेंशियल जो कूलम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी होगी जो कि रिक्वायर्ड होगी किसी भी प्रोटॉन को इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के इतने से साइज़ में रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वो हम उसे कहेंगे कि वो कूलम पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसमें इस प्रोटॉन को इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस पे मेंटेन रखने पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कूलम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन्स दे आर रिपल्जन्स, लेकिन वो इस पोजीशन पे मौजूद हैं। तो क्योंकि इसने एक पोटेंशियल गेन किया हुआ है, क्योंकि अगर ये इसके पास पोटेंशियल ना होता तो ये यहाँ से फ्लाई अपार्ट होकर रिपल्जन की वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी में फ्लाई अपार्ट चला जाता। तो लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन पे वो मेंटेन्ड है। तो इस पोजीशन पे जो कि वो मेंटेन्ड है और रिलेटिव टू सम लाइक ऑन एवरेज और भी प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ऑन एवरेज r डिस्टेंस पे रहने के लिए फ्रॉम दीज प्रोटॉन्स, जो इस पोजीशन पे रहने के लिए रिलेटिव टू दीज प्रोटॉन जो उसने एनर्जी रखी हुई है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, कूलम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ये -c²/4πe0r लिया है, तो हम एवरेज r ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जिनमें नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन क्या हो, 1 हो। ठीक है, 2 अगर प्रोटॉन्स है ना, उनमें नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन 1 होती है। तो यहाँ पे भी हमने चार्जेस का भी प्रोडक्ट जो लिया है E और इंटू E, तो +E × +E 2 प्रोटॉन्स है ना, तो ये चार्जेस मतलब 2 चार्जेस थे तो उनका लिया जिनकी नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन भी 1 थी। तो अगर हमारे पास z नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हों तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय दिस पोटेंशियल हो जाएगा। तो उनकी नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन हमने निकाली थी कि वो इतनी होती हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस 4πe0 r average। r average is the average distance between the protons। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स के, प्रोटॉन के रिलेटिव वो इस पोजीशन पे है, तो इस एवरेज पोजीशन पे रहने की वजह से जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है। तो अब हम 1/r एवरेज निकालेंगे और हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है कूलम एनर्जी के लिए। तो दिस इज़ लाइक कूलम एनर्जी, ये कूलम एनर्जी इसकी प्रोपोर्शनल है इस पोटेंशियल एनर्जी की, या बाद में हम कांस्टेंट लाएंगे ना तो इक्वल ही हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कांस्टेंट A3 इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसे नेम कर देते हैं इक्वेशन 1 का नेम, जिसमें हमने 1/r एवरेज निकालनी है। तो 1/r एवरेज निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/r एवरेज इज़ इक्वल्स टू, चार्ज के लिहाज से जो उसकी एवरेज है ना वो हम निकालेंगे। जैसे टाइम एवरेज होती है ना, टाइम एवरेज होती है कि हम ये करते हैं कि जिसकी टाइम एवरेज निकाल रहे होते हैं उसे टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर देते होते हैं। तो इसी तरह से चार्ज एवरेज होगी, वो ये होगी कि टोटल चार्ज, ठीक है, 1/q टोटल चार्ज, और इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन 1/r जिसकी हम एवरेज निकालना चाहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय dq। ठीक है, dq के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर देंगे। और यहाँ पे r है ना, तो r रेंज कर रहा है फ्रॉम r इज़ इक्वल्स टू 0 टू r इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R, जो कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस को शो कर रहा है। तो अभी हम r को इन टर्म्स ऑफ q रिप्रेजेंट करेंगे या q को इन टर्म्स ऑफ r करेंगे, ताकि इस इंटेग्रल को एवेलुएट कर सकें, क्योंकि ये तो डिफरेंशियल इन q है और ये r है। और हम देख सकते हैं कि ऐसे देखें तो r चेंज हो रहा है ना, हर किसी के लिए r डिफरेंट है, ये r डिफरेंट है। ठीक है, और इसलिए ये r डिफरेंट है, ये r डिफरेंट है, ये r डिफरेंट है, ये r डिफरेंट है। ठीक है, तो r डिफरेंट है, और इसी तो q भी जो है ना, चार्ज भी जो है एज r चेंजेस चार्ज भी चेंज होता है। कि इस कन्फिग्रेशन के लिए अगर इस चार्ज को लें तो ये फिर चार्ज एज r चेंजेस चेंज होता है। फिर अगर इस पोजीशन को ले लें तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट से। तो जिस चार्ज को ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट से जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज r चेंजेस चेंज होती है। तो फिर यहाँ पे हम
आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर कर देती हूँ 1/r। अब ये डी क्यू को हम करते हैं, पहले हम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं कि रो जो है क्यू बाय वी के इक्वल होती है, कैपिटल वी। तो रो हमने पहले भी निकाला था, ये नहीं वो दूसरी थी, ये चार्ज डेंसिटी वो मास डेंसिटी थी। तो ये भी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। तो ये क्यू बाय 3 4 ये ए आर नॉट की पावर 3 और ए आ जाएगा, ठीक है, आर क्यू जिसे हम कह सकते हैं। तो एक तो हमें क्यू की यहाँ पे भी ये वैल्यू पता चल गई, लेकिन हम डी क्यू निकालना चाहते हैं। तो ये अगर ऐसा है तो ये डी क्यू बाई डी वी जो है डिफरेंशियल भी जो है इनके अगर यूनिफॉर्म है ना, न्यूक्लियर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने बात की थी कि वो यूनिफॉर्म है, तो ये फिर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। डिफरेंशियल एलिमेंट लें, किसी डिफरेंशियल एलिमेंट का लें या फिर पूरे के पूरे न्यूक्लियस का लें, दोनों में जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो सेम रहेगी अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिर हम डी क्यू निकाल सकते हैं कि वो इक्वल है रो डी वी के। तो डी वी जो है वो 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल इसमें लेना है क्योंकि हमने कोई डिफरेंशियल स्मॉल सा लिया है और उसका रेडियस भी स्मॉल आर होगा। ये छोटा सा अगर मैं इतना ले लूँ, इसका भी आर स्मॉल आर रेडियस होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं। तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ आर क्यूब इज़ 3r² डी आर। तो ये डी क्यू की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है, जिसे यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो क्यू की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू ये हम देख सकते हैं कि क्या है। क्यू की जगह हम लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए डिवाइडेड बाय में, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर 1/r। डी क्यू की जगह ये सारी वैल्यू, तो वो है रो 4π/3 3r² डी आर। तो ये रो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया। 4/3 पाई ये ऊपर से, ये नीचे कैंसिल, तो ये 3 रह गया डिवाइडेड बाय आर नॉट क्यूब रह गया, ए रह गया डॉट 1/r r² डी आर। तो ये एक आर कैंसिल हो गया, तो ये आर नॉट क्यूब ए, ठीक, और आर डी आर रह गया 0 टू कैपिटल आर। तो ये फिर हो गया 3/r नॉट क्यूब ए डॉट। तो ये यहाँ पे एक काम करते हैं, ये आर नॉट क्यूब ए, ये आर का क्यूब था ना, ये यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे ये हमने आर क्यूब की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी थी ना, तो यहाँ पे आर क्यूब ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से भी आर आएगा तो कैंसिलेशन में इजी हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा r²/2 0 टू कैपिटल आर एंड दिस इज़ 3/r क्यूब r²/2 माइनस 0। अगर वो पुट कर दें तो ये 3r क्यूब डॉट r²/2, तो इट इज़ 3/2 और इसमें एक r बच गया, 3/2 r बच गया और ये 1/r एवरेज आ गया, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे जो भी नाम दें, तो वो माइनस z इंटू z-1 डिवाइडेड बाय 2 4 पाई ई नॉट भी था इसके साथ, ठीक है, ई स्क्वेयर ऊपर था और 1/r एवरेज था ये। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी ये वैल्यू, ये 8 हो गया पाई ई नॉट, ठीक। तो ये सारी चीज़ तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी मिला के, तो इसे नेम दे देते हैं, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को आगे दे देंगे, इसे अलग कर लेते हैं फ़िलहाल। जब इसे कूलम एनर्जी लिखेंगे तब ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा देंगे। 2 × 16, तो ये 16 हो गया, z इंटू z-1 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब कैपिटल आर की जगह हम आर नॉट a टू द पावर 1/3 पुट कर देते हैं, तो ये आ गया ये कांस्टेंट, लेट्स से ये सम कांस्टेंट c है, मल्टीप्लाई बाय z इंटू z-1, नेगेटिव साइन पहले से है, तो आर नॉट a टू द पावर 1/3। तो आर नॉट भी एक कांस्टेंट है, ये भी इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो अगर हम कूलम एनर्जी निकालें तो कूलम एनर्जी वो इक्वल आ जाएगी माइनस कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं A3, और ये जो वेरिएबल टर्म है क्योंकि z एज एलिमेंट चेंजेस, z भी तो चेंज हो रहा है ना, तो वो भी वेरिएबल में रहने देना है। तो 1/3 दिस इज़ द कूलम एनर्जी, और A3 की जो वैल्यू होती है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स स्मॉल होती है और इसकी वैल्यू होती है 0.5, एक मिनट,
95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ स्मॉल एज़ कम्पेयर टू 14 एंड 13 जो कि A1 A2 की थी। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये कूलम एनर्जी है। तो अब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं कि वो किसकी इक्वल है। एनर्जी इक्वल हो जाएगी E, जो कि बाइंडिंग एनर्जी को शो करेगी, EV प्लस E सरफेस प्लस E कूलम, ठीक है। ये 3 पॉसिबल एनर्जीज थी जो भी हमने देखी। EV इज़ A1, ये नेगेटिव थी, और A टू द पावर 2/3, और ये भी नेगेटिव थी, और ये थी Z इंटू Z माइनस 1 A3 डिवाइडेड बाय A टू द पावर 1/3। ओके, दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए हम पहले भी जैसे हमने किया था कि एटॉमिक नंबर से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक हो गया। तो ये डिवाइडेड बाय A माइनस A2/3, इसके लिए भी ऐसे ही। तो ये कैंसिल, तो ये वॉल्यूम एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वॉल्यूम एनर्जी की वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई है। और ये A2/3 की ये माइनस कर दिया पावर्स को, और ये A/3 प्लस 1 हो गया। तो A1 माइनस A2, और ये अगर माइनस करें तो ये -1/3 बनता है, ठीक है। ये अगर एलसीएम लें तो, और ये बन जाता है 3 और 4/3, ठीक हो गया। इसको भी नीचे ले जाते हैं। दिस इज़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एक्सप्रेशन, जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल को यूज़ करते आई हुई है, और जो एक्यूरेटली तो नहीं करती, लेकिन जो एक्यूरेट ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, ठीक है। और ये जो ग्राफ देती है ना, वो स्मूथ देती है ऐसा, ठीक है, ऐसा स्मूथ देती है। ये इसमें ये बम्प नहीं आता उसमें, जो इसकी वजह से आता है, ठीक है। इसको अगर ड्रॉ किया जाए ना तो ये बम्प नहीं आता इसमें, ये ऐसे स्मूथ ऐसे आता है, अप्रॉक्सीमेटली ठीक आता है। लेकिन ये बम्प्स वगैरह और कुछ इसमें एरर्स आते हैं, तो वो आगे करेक्शन की जाती है टू मोर एनर्जीज़ को इंट्रोड्यूस करा के, जो हम बाद में देख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की एक्सप्रेशन आ चुकी है, जिसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो ग्राफ अगर हम इसका ड्रॉ करें तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, ये क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऑन A1 क्या है 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ये स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम एनर्जी शो करती है, जो कि हर न्यूक्लियन की सेम होगी, ठीक है। नो मैटर कौन सा न्यूक्लियस आप कंसीडर कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि वॉल्यूम एनर्जी की कंट्रीब्यूशन से आएगी, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो जो सरफेस एनर्जी है वो लेकिन डिपेंड करेगी, और कूलम एनर्जी भी डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पे और न्यूक्लियस पे, जबकि वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल, ओके, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बाइंडिंग एनर्जी या फिर वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन, ओके। तो अब हम इसको अगर ड्रॉ करें, ठीक है, इस वाली को, तो इस वाली की एक्सप्रेशन सरफेस एनर्जी अगर देखें तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर इसका 1 ले लें, A1 ही लीस्ट हो सकता है ना, या 0 हो सकता है। तो अगर 0 है तो ये ऐसे ही हम इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, तो ये अगर A है तो A1 हम ले सकते हैं, एटलीस्ट 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर कोई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो A अगर देखें तो A अगर 1 लें तो ये A2 सिर्फ रह जाएगा, और A2 -13 था ना, तो -13 से ये ओरिजिन है, अगर ये -13 लेट्स से -13 मेगा इलेक्ट्रॉन के यहाँ से है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ऐसे बढ़ती जाएगी, और ये एज न्यूट्रॉन नंबर एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, क्योंकि ये इंक्रीज़ होती हैं, तो ये ऐसे और फिर इस तरह की हो जाएगी, ये ES पर न्यूक्लियन, ठीक है। इनको मैं सेपरेटली कर रही हूँ, इनको मिला के जब करेंगे वो भी देखेंगे कि टोटल एनर्जी ये वाला पार्ट क्या होगा। ये इसको सिर्फ किया या इसको सिर्फ किया, तो कूलम एनर्जी जो है, कूलम एनर्जी एज़ यूजुअल इसी तरह से बिहेव करती है ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ए इज़ इक्वल्स टू अगर 1 लें तो वो इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी। ए इज़ इक्वल्स टू अगर 1 ले लेंगे तो इसमें तो प्रोटॉन नंबर 0 हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला था नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शन 0 हो जाएगी, तो ये 0 से फिर स्टार्ट होगी, और 0 फॉर हाइड्रोजन एटम, और फिर ये ऐसे बढ़ती जाएगी या डिक्रीज़ नेगेटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये इस तरह की सिचुएशन, और अगर इनका टोटल ग्राफ बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। ये ई टोटल है, ये वाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये है, ठीक हो गया।
तो ये पर न्यूक्लियन की बात की जा रही है। पर न्यूक्लियन के लिए वेरिएशन जो है वो डिफरेंट होगी, जो हमने एज सेपरेट हमने इनकी ली थी, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं लीनियर चेंज है, इसमें डिफरेंट चेंज है, इसमें डिफरेंट, और ये हमने देखा था कैसे चेंज होंगे एज ए चेंजेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाएगा कि ये यहाँ पे इसको बढ़ा रहा था, ठीक है, a⁻2/3 इसको इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है, सरफेस एनर्जी को। लेकिन ये क्योंकि अब ये डिवीजन में आ गई है ना, तो डिवीजन में ये इसको रिड्यूस करेगा, इस क्वांटिटी की नेगेटिविटी को रिड्यूस करेगा। ये मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस मूव करेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में बोलें तो इसको ये मोर पॉजिटिव बनाएगा, क्योंकि ये अगर वैल्यू कम होती जाएगी तो नेगेटिव -0.5 फॉर एग्जांपल हो गई, फिर -0.3 होगी, फिर 0, फिर 1, ये फिर पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा पर न्यूक्लियन। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि इसे मोर नेगेटिव बना रहा था, ठीक है। एज ए इंक्रीजेज इट इज़ बिकमिंग मोर नेगेटिव। तो ये दो चीज़ें फिर सेपरेटली देखनी है, इनको कंफ्यूज नहीं करना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ट्रेंड को और उनकी वेरिएशन को और बाइंडिंग एनर्जी की वेरिएशन को। दे आर टोटली डिफरेंट।